ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जाति आरक्षण की, जाति जनगणना की। आरक्षण जुड़ जाता है, अभी इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कल एक गुगली फेंकी केंद्र सरकार ने, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, वो बीजेपी जो लगातार कन्नी काटती दिखाई दे रही थी जातिगत जनगणना से। अब जब जनगणना होगी, जब टाइमलाइन नहीं बताई गई है। 2021 में होनी थी, कोरोना काल था, पर 2025 आ गया है, जनगणना अभी शुरू नहीं हुई। तो जब भी जनगणना होगी, अब उसमें जाति जनगणना भी होगी। अब पिछले 4 साल से विपक्ष, जैसा मेरा गला हो रखा है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, बैठ भी गया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लाल संविधान की किताब भी लेकर घूम रहा था विपक्ष पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब सरकार ने लागू कर दिया कि आप तो बस कहते कहते हैं, राजनीति करते हैं, हमने करके दिखा दिया। अब विपक्ष ने दिल्ली हो या लखनऊ हो या पटना हो, एक पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है कि हमारे दबाव में, हमारे कहने पर यह जाति जनगणना का ऐलान किया है सरकार ने। अब सवाल यह है कि आप जनता जनार्दन इस घमासान में एहसान किसका मानेगी? और क्या अभी तो शुरुआत है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, आगे लंबी, ये तो मतलब अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत लंबी है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं? अभी दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी जाति की जनगणना नहीं होती। आप दलित हैं, बस इतनी होती है। ओबीसी को भी मिल रहा है, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिल रहा है, 50% की वो लक्ष्मण रेखा है। खैर, सरकार ने भी उसे अब लांघ दिया है। पर ओबीसी में कौन कितने हैं? मलाई कहीं ऊपर वाले 3-4 जातियां ही तो नहीं काट रही हैं। अब जब नंबर्स आएंगे तो आंकड़ा भी आएगा, आंकड़ा आएगा तो कहेंगे हम तो इतने हैं भाई, तो इतना आरक्षण मिलना चाहिए। ये राजनीति में डिसरप्टर का काम करने वाला है क्या ये फैसला सरकार का? और ये फैसला लागू कब होगा? टाइमलाइन तो बताई नहीं है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। सवालों का रहेगा इंतजार। जातिगत जनगणना, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। अब जब जनगणना होगी, 2021 में होनी थी, कोरोना की भेंट चढ़ गई, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन जब भी जनगणना होगी, अब जाति जनगणना भी होगी। और सरकार कह रही है, देखिए, इससे जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो सामाजिक न्याय है वो मिलेगा पिछड़ी जातियों को। और कितनी संवेदनशील है सरकार। यह ऐतिहासिक फैसला है। बहुत से लोग और मीडिया इसमें शामिल है, इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है मोदी सरकार का, कि जो हथियार बनाए हुए थी विपक्ष, खास कांग्रेस, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना कराइए। बिहार में तेजस्वी जब आए नीतीश के साथ तो कराई गई, उड़ीसा में हुई, तेलंगाना में हुई, कर्नाटक में हुई। ये सब विपक्षी खेमे के राज्य, विपक्षी शासित राज्य। तो एहसान किसका मानेगी जनता? क्रेडिट किसको जाता है? अब ये समझने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से अब ताल ठोकी जा रही है कि देखिए हमने कर दिया। चिराग पासवान कह रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे भी, एक्सक्लूसिव चर्चा में उनसे करने वाला हूं, कि इसका श्रेय किसी एक को जाता है तो वो मोदी जी को जाता है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी हो या कोई विरोधी पार्टी के नेता हो, ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, करने वाले तो नरेंद्र मोदी ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, 60 साल सत्ता में रहे लेकिन जाति जनगणना की याद नहीं आई, अब इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। जबकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना की बात करने वालों को अर्बन नक्सल कहते थे, लेकिन वो खुद कब से अर्बन नक्सल बन गए। अशोक गहलोत कह रहे हैं, राहुल गांधी ने दिखाया कि सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, आखिर सत्य और न्याय की जीत हुई।
दिल्ली हो या लखनऊ हो या पटना, अब एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर दिल्ली में पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि राहुल गांधी ने झुका दिया सरकार को उनकी बात माननी पड़ी, और अब आरक्षण की बात भी माननी पड़ेगी। वो 50% की वो लक्ष्मण रेखा जो है इंदिरा साहनी केस की, उसे तोड़ दिया जाएगा, तोड़ना पड़ेगा ही। अभी उस पहलू पर मैं आता हूं, जबकि पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और फैसले को लालू और तेजस्वी की जीत बताया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत इसे बता रहे हैं, और बीजेपी को चेतावनी भी दे रहे हैं कि चुनावी धांधली जातीय जनगणना से दूर रखें। पर अभी इसमें लाख टके का सवाल तो यह है कि जाति जनगणना तो तब होगी जब जनगणना शुरू होगी। सरकार ने यह तो कह दिया कि जाति जनगणना होगी जनगणना के साथ, लेकिन टाइमलाइन कोई नहीं बांधी है। 2025 हो गया, पर अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है। और अब इसमें एक पेच, बहुत बड़ा पेच है, वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। जब भी जनगणना होती है तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना भाई। 30 लाख 28 लाख कर्मचारी 2011 के सेंसस में लगे थे, 30 लाख अब लगेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा की अब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जाति जनगणना भी है। तो पिछले साल, क्योंकि 2021 में तो जनगणना नहीं हुई कोरोना के चलते, 2024-25 में जनगणना पर खर्च के लिए बजट में 1309 करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन इस बार 2025-26, क्योंकि 24-25 में तो हुई नहीं जनगणना, प्रावधान है सिर्फ 575 करोड़, 56% की कटौती कर दी गई। और अब इसमें जाति जनगणना भी जोड़ दी। तो भाई ये पैसा तो प्रावधान तो किया नहीं। और इसमें दिलचस्प बात क्या है, मैंने कुछ राज्यों का जिक्र किया जहां पर सेंसस हो चुका है, मतलब सर्वे हो चुका है। बिहार 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, तेलंगाना 160 करोड़ रुपए खर्च हुए, कर्नाटक में 165 करोड़ रुपए खर्च हुए, कुल मिलाकर 885 करोड़। 3 राज्यों में सर्वे, जनगणना नहीं, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल हो। महज एक सर्वे में 825 करोड़ 3 राज्यों में लग गए। पूरे देश के लिए 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग सिर्फ 575 करोड़ रुपए रखे गए। चलिए वो तो बढ़ा दिए जाएंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि बाल की खाल निकाली जा रही है, लेकिन ये यकायक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी का? बीजेपी तो 2021 में कह रही थी, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री, कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातिवार आबादी की जनगणना नहीं की है, हम भी नहीं करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2021 में बाकायदा सरकार ने हलफनामा दाखिल किया कि भारत सरकार ने नीतिगत तौर पर यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की जनसंख्या की जनगणना नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कहा। और योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा राजनीतिक लिहाज से राज्य है उत्तर प्रदेश, वो तो पिछले साल तक कह रहे थे कि जाति जनगणना दलितों को आरक्षण से वंचित कराने वाली है। विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा, यह दलितों का आरक्षण छीन लेंगे, यह तालिबानी मानसिकता है, उसे लागू करने का प्रयास है, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ का ही जिक्र हुआ तो एक और बात आपके संज्ञान में लानी जरूरी हो जाती है। पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए, 400 पार, 370 पार, वो नारे लगे, 240 पर बीजेपी सिमट गई, अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई। तो उन्हें लगा कि ये 400 पार, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसके चलते जातियां हावी हो गई, हिंदू जातियों में बट गया, हमें नुकसान हो गया। ये आफ्टर थॉट आई बीजेपी में। तो 26 अगस्त 2024, 4 जून को नतीजे आ गए थे, आपको ध्यान होगा। 26 अगस्त को योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, बांग्लादेश का जिक्र करते हुए,
उसका भी उदाहरण दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बटेंगे किस में? जातियों में ही बटने की बात कर रहे थे ना। अब इसमें भी कोई शक व शुबा हो, उसे दूर कर दिया। 6 अक्टूबर को, एक महीने 1 हफ्ते बाद, मोहन भागवत ने, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपने सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। शब्दों पर गौर कीजिए, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर, जात में ना बटूं। और इसी बात को और तस्दीक कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2024 को। अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है, तो कुछ लोग इसे गलत बताते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि एक रहिए, भाषाओं में, जातियों में खासकर ना बटें। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा रास्ता है। तो अब यहां पर किसकी बात मानी जाए? कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी कि जाति जनगणना के फैसले से कुछ लोग बौखला गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। 1951 में सरकार और सिस्टम किसके हाथ में था? और अब इसमें एक और खेल जुड़ जाएगा क्या? असल कहानी वहां से शुरू होगी क्या? जाति जनगणना जब भी होनी है, अब तो करनी पड़ेगी, होगी। तो अब यह पता लगेगा 27% आरक्षण है पिछड़ी जाति के लिए, पर 2-4 जातियां ही, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, पर उसमें यह बात साफ थी 983 जातियां, ना एक दाखिला ना एक सरकारी नौकरी। 994 जातियां, सिर्फ 1 से 2% उनको नौकरी और दाखिले मिले। कुछ चुनिंदा 20-25 जातियां हैं, सारी की सारी मलाई हड़प ले जाती हैं। और यही काम दलितों में भी हो रहा है। क्रीमी लेयर वहां पर भी अभी तक चिन्हित नहीं हो पाई है। तो जब गिनती होगी तो सिर्फ पिछड़ी जाति नहीं, दलितों में भी खेल शुरू होगा क्या? भागीदारी का। जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी। तो राजनीति का इडियम, नैरेटिव, खाका, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लिए, आने वाले दिनों के लिए, हमेशा के लिए बदलने वाला है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, अभी तो हम आतंक पर घमासान मचा रहे थे और हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लेकिन जाति जनगणना पर घमासान, जनता मानेगी किसका एहसान? जनता जनार्दन, आप लोग बहुत समझदार हैं इस मामले में। और भागीदारी की होड़, कितनी लंबी आरक्षण की दौड़। अब ये आरक्षण की कहानी कहां जाकर खत्म होगी? खत्म होगी भी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अहम घटक हैं एनडीए के, आरएलडी, उनके महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, मलूक नागर, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, शक्ति यादव, सुखदेव भगत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। चिराग पासवान, सबसे पहले तो आपको कल ताज्जुब हुआ क्या? थोड़ा अचंभित हुए क्या जब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद, खैर आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप तक तो जानकारी पहुंच गई होगी कि जाति जनगणना हम कराएंगे? वॉज इट अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू? सरप्राइज संदीप भाई की इस बात को लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, हम लोग बोलते रहे हैं। गठबंधन के भीतर हम लोग इसको लेकर चर्चा भी हम लोग करते रहे हैं। ये
फैसला एकदम से आया, मुझे लगता है दैट एवरीबडी हैज टेकन अ बैक, बट देन गठबंधन के भीतर हम लोग लंबे समय से, और देखिए जब इतनी बड़ी जनगणना कराने की बात होती है तो आप रातों रात ये फैसला ले भी नहीं सकते। हम लोगों ने समय समय पर, और मैं सिर्फ ये तीसरे कार्यकाल की बात नहीं कर रहा, दूसरे कार्यकाल के दौरान भी कई बार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से गठबंधन के भीतर इसको कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसका पक्ष होने चाहिए, पहलू होने चाहिए, उन तमाम विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई। और कल अंतोगत्वा सरकार ने, और ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास ही थी कि इतने बड़े फैसले को उन्होंने अपनी सहमति दी है। नहीं, पर इसमें कुछ परेशानियां हैं ना, कुछ सवाल खड़े होते हैं। सतीश आचार्य बेहद ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट हैं, व्यंगकार हैं। आज उनका कार्टून आया है, उसमें पहली तस्वीर में वो दिखाते हैं फर्स्ट दे इग्नोर यू, कि पहले आपकी बात नहीं मानेंगे। राहुल गांधी का दिखाया कि प्लैक कार्ड लगाकर वो खड़े हैं, कास्ट सेंसस। वो कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट दे इग्नोर यू, सुनते ही नहीं है। देन दे लाफ एट यू, फिर आपका मखौल उड़ाते हैं, तंज कसते हैं। देन दे फाइट यू, फिर आपसे लड़ाई करते हैं। आप तालिबानी हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, देश को बांट देंगे, ये दलितों का आरक्षण सारा छीन लेंगे, तालिबानी मानसिकता है। एंड फाइनली दे कॉपी यू, और फिर आपकी नकल करेंगे। यही हुआ है क्या? देखिए, मैं सरकार की तरफ से इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं, मैं अलग अलग घटक दलों की मैं बात नहीं कर रहा, जिसमें डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अपना अलग और प्रमुख घटक दल है, बट मेरी चर्चा एज एन अलाय पार्टनर, और मैं सिर्फ उसी भूमिका में मैं जवाब दे सकता हूं, एज एन अलाय पार्टनर। ज़रूर लंबे समय से हम लोग ये चाहते थे, और इस बात को समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। खूबसूरती संदीप भाई यही होती है ना कि जब आप जन भावनाओं को सम्मान देते हैं, हो सकता है कभी किसी कालखंड में कोई सोच अलग रही हो, पर यह बात भी तो माननी होगी कि सरकार के समक्ष गठबंधन के साथियों ने, या सरकार को जब जब जन भावनाओं में लगा कि अब हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, लेटरल एंट्री का भी मामला ऐसे ही आया था, जिसपे सरकार का एक अलग फैसला था, पर उसके बाद जब हम लोगों ने बैठे, बातचीत की, सारी बातों को, तथ्यों को सामने रखा, उसके ऊपर उसी हिसाब से उसके बाद फैसला लिया गया और उसको विड्रॉ किया गया, लेटरल एंट्री की जो पोस्ट निकाली गई थी। उसी तरीके से इसको लेकर, बट मैं इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अगर जाति आधारित जनगणना को लेकर कोई ये बोले कि कोई एकदम इसके पक्ष में नहीं था, मैं कतई नहीं मानूंगा। बिहार में जब सर्वे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक वरिष्ठ नेता, हर एक विधायक ने इसका समर्थन किया। एक बार नहीं, दो बार बीजेपी ने समर्थन किया, दो बार समर्थन किया। और आपकी और आपके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तो एक लंबी लड़ाई है। आप हाशिए पर पड़े जो ये लोग हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर अब इसमें एक बड़ा पर यह आ जाता है, और कल मैं आप इंडियन एक्सप्रेस के एक समिट में भी थे, मैंने आपका इंटरव्यू भी पढ़ा और बड़े गौर से पढ़ा। आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप चाहते भी हैं कि जातिगत जनगणना हो, पर जातिगत राजनीति के आप विरुद्ध हैं, जबकि आपकी पैदाइश, आपका अस्तित्व ही वहां से उभरा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये थोड़ा विरोधाभास समझाइए चिराग। विरोधाभास नहीं है इसमें। अब मुझे लगता है इससे पूरा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, मेरा भी, मेरी सरकार का भी। देखिए, डेफिनेटली मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता। आज की तारीख में हम लोगों को इससे आगे निकलना होगा, बट द आयरनी ऑफ द फैक्ट इज, ये विडंबना है कि आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति, जहां की परिस्थितियां जाति के आधार पर आधारित होती है। और यह भी विडंबना है कि आज भी जात पात धर्म मजहब के नाम पर भेदभाव किया जाता है। आज 21वीं सदी में भी हम लोग को उदाहरण देखने को हैं कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, या एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। आज की भी तारीख में हम लोग को ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पर जब आप सबके समावेश की बात करते हैं, अब जो मेरी सरकार का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबका विश्वास पहले जीतना जरूरी है, सबका समावेश करना जरूरी है। और वो समावेश तब होगा जब सबको, सबकी भागीदारी, उसमें डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में सबकी भागीदारी होगी। आपने अपने इंट्रो में खुद ही कहा कि आज भी कई ऐसी जातियां, आप अगर उदाहरण के तौर पे आप आरक्षण ले ले, कई ऐसे वर्ग हैं जिसकी कुछ प्रमुख जातियां ही आरक्षण का लाभ ले जाती हैं, और ना जाने सरकार क्यों बैठे हुए हैं, ऐसी जातियां हैं, दबाकर क्यों बैठी हुई है। जी रोहिणी आयोग की सिफारिशें, 2017 में यह आयोग बना, बड़ी ताल ठोकी, पिछड़ा आयोग किसी ने नहीं बनाया। अरे भाई, उसका करें क्या, उसका हम अचार डालें। अगर वो रिपोर्ट आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसी के कुछ अंश
जो सामने आए थे उन्हीं को आधार बनाकर मैंने ये जानकारी साझा की है। 983 जातियां, एक दाखिला, एक नौकरी नहीं। चिराग, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ना। फिर किस बात के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं हम? संदीप भाई, ऑफ कोर्स दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। इसीलिए तो हमें पहले आंकड़े तो पता हो। आपने जिस श्रोणी आयोग का जिक्र किया, उनका भी आधार क्या था? आखिरी बार हमारे देश में जाति आधारित जनगणना हुई कब है? आज 100 साल होने को आ रहे हैं। 1931 में हुई थी। आजादी के बाद कब हुई जाति आधारित जनगणना? 1931 को ही आधार बनाकर मोटा मोटी हर जातियों का एक मापदंड हम लोग तय कर रहे हैं। बट सही आंकड़े जब तक सरकार के पास नहीं आएंगे, कैसे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा? इन 100 सालों में आबादी कितनी बढ़ी है, बट किस आधार पर बढ़ी है? क्या वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ी है जैसे थी, या कुछ और हुआ है? ये आंकड़े सरकार के पास संदीप भाई होने जरूरी हैं, जिसकी सोच के साथ हम लोगों ने ये जाति आधारित जनगणना को हम लोगों ने मंजूरी देने का काम किया। अब आंकड़े आने दीजिए, अभी तो ये शुरुआत है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपने सोच शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने इसीलिए 26 अगस्त पिछले साल जो योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव गढ़ा, और वो सारे विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल भी हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। किसके बटने की बात हो रही थी? जातियों में बटने की बात हो रही थी, और अब आप जातियों की ही जनगणना करने चल पड़े। ये क्या सोच है? या ये राजनीतिक मौका परस्ती है? अब मैं इसको ही बता देता हूं। ये नहीं, अब ये वही सोच है जिस सोच का उदाहरण आप मेरे उस इंटरव्यू का दे रहे थे, जहां पे मैं कहता हूं कि मैं जातियों को मानता नहीं, फिर मैं इसका समर्थन क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले विश्वास जीतना जरूरी है। आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल, कई ऐसे राजनेता हैं जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जो लोगों को जाति के आधार पर बंटाते हैं। मेरे ही राज्य बिहार से एक ऐसा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल, जो जातीयता और सांप्रदायिकता आधारित समीकरण को सीने पर लेकर घूमता है, माथे पर लेकर घूमता है, और उसको फ्लॉन्ट करते हुए एमवाई समीकरण बोलता है। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है संदीप भाई, बट मेरे एम में महिला है, मेरे वाई में युवा है। मात्र 5 लोकसभा सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा 2024 वाला। उसमें से मैं खुशी से कह सकता हूं कि उन 5 सीटों में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं। नारी शक्ति अधिनियम का तो 100% लागू पालन करने का काम मैंने उसमें किया। प्रधानमंत्री मोदी 4 जातियां बता रहे थे, ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, वो बता रहे थे। अब सारी जातियां गिनी जाएंगी। संदीप भाई, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारी बातें एक हैं तो सेफ हैं। जो मेरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो भी सही है, बटेंगे तो कटेंगे वो भी सही है। बट उसके लिए पहले सबका विश्वास, जिस मंत्र का मैंने जिक्र किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतना जरूरी है। क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल जो बांटने का प्रयास करते हैं हम लोगों को जातियों में, वो बार बार यही कहते हैं, मनुवादी सोच का जिक्र करेंगे, फलाना ढिमकाना उदाहरण देंगे कि इसको जाति के आधार पर इसने ये कर दिया। उन सबका विश्वास जीतकर पहले उनको एक साथ लाना जरूरी है। अंतोगत्वा मैं तो खुद पढ़ा लिखा बिहारी हूं। मैं तो बोलता हूं कि मैं बिहार में, मुझे ना ब्राह्मण, ना भूमियार, ना राजपूत, ना पिछड़ा, ना अति पिछड़ा, ना दलित, ना महादलित, ना मुस्लिम, मुझे किसी की बात नहीं करनी है। मुझे 14 करोड़ बिहारियों की बात करनी है। बट 14 करोड़ बिहारियों की बात आप तब कर पाइएगा जब सबका विश्वास जीत पाइएगा, और वो विश्वास तब जीत पाइएगा जब सबकी भागीदारी आप सुनिश्चित करा पाइएगा, और वो तब करा पाइएगा जब आपके पास आंकड़े होंगे कि किसकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित करा। विपक्ष कह रहा है भाई टाइमलाइन तो बताई नहीं, टाइमलाइन नहीं बता रही है सरकार। 575 करोड़ में आप जनगणना भी करा देंगे। 56% आपने जो आवंटन है जनगणना के लिए उसको घटा भी दिया है। वो डाउट्स रेज कर रहे हैं। 70 साल में जो लोग संदीप भाई टाइमलाइन नहीं बता पाए, आज उनको इतनी भगदड़ी मच रही है हमसे टाइमलाइन जानने की। आप बता दीजिए ना, आज जो होल्ड लगी हुई है, जिसमें राहुल जी हैं, जिसमें लालू जी हैं, अखिलेश जी हैं, सब लोग हैं। अरे प्रभु, यही लोग तो थे ना केंद्र की सत्ता में आजादी के बाद। लंबे समय तक कांग्रेस और राहुल जी आज जो श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, इनकी पार्टी छोड़ दीजिए, इनके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे। क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने जाति आधारित जनगणना करा ली? आज लालू जी कह रहे हैं, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे प्रदेश के, क्यों नहीं उस वक्त आपने बिहार में आपने सर्वे करवा लिया? यह सर्वे हुआ तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, सब लोग रहे। तो क्यों नहीं आपने अपने अपने राज्यों में आपने उस वक्त करा लिया? बट आज सबको टाइमलाइन भी जाननी है, रोड मैप भी जानना है, सब जानना है। यह सरकार की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टाइमलाइन भी प्रस्तुत की जाएगी, रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा, इसको टाइम बाउंड भी रखा जाएगा, और पारदर्शिता भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। आखिरी सवाल,
जब जातिगत जनगणना होगी, और इसका आपने हल्का सा जिक्र भी किया कि कुछ जातियां हैं वो सारी की सारी मलाई काट रहे हैं, ये तो थमना चाहिए ना। तो क्या आने वाले दिनों की राह जो या खाका जो तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है उसी नारे पर कि जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हम आरक्षण की वो 50% वो जो बिल्कुल, हम लक्ष्मण लोग ये- रेखा है अब वो लांघने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी ये बात मानिए, अब देखना अभी आरक्षण में भी 50% की लक्ष्मण रेखा तोड़नी पड़ेगी। अरे ये तो भाई, ये तो हम लोग पहले ही ऊंची जाति के से जो गरीब वर्ग से आने वाले लोग हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने 10% आरक्षण देने की हम लोगों ने बात की है। बट संदीप भाई, जैसा मैंने कहा कि सामाजिक न्याय को और सशक्त करने में जो सोच मेरे नेता मेरे पिता 60 के दशक में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपनी शुरुआत की, जो लोहिया जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी। 69 में जब वो विधायक बने संदीप भाई, वो एक पंक्ति को बहुत बार दोहराते थे, पार्लियामेंट में भी कई बार उन्होंने कहा, और संभवतः शायद आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। वो हमेशा कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हाँ। तो जरूर अभी तो ये उस कड़ी की, उस श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। अभी तो कई और कड़ियां इसके साथ जुड़ेंगी और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को पूर्ण तरीके से सशक्त और मजबूत किया जाएगा। इस दिशा, इस उद्देश्य के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोटी बात चिराग जो कह रहे हैं, अभी तो महज अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, और ये आरक्षण की जो बात है ये अभी इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप पर तंज भी कसा शक्ति कि आरजेडी विशुद्ध जातिगत राजनीति कर रही है, जाति जनगणना से कुछ लेना देना नहीं, अपनी जातियों को साधने की फिराक है। ये तो गुण भी खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग जी, संदीप जी आप भी जानते हैं। ये इसको ये पीछे अपने आवाज ही आ रही है, बयानों में इसको कई बंद करवा विरोधाभास दीजिए ना। किया आपके टीवी साथ। भी चल रहा है, डबल आवाज आ रही है। शक्ति भाई आपकी इतनी बुलंद मेरे आवाज है, उससे ही सुनने दीजिए। हाँ नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं, नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं है। अच्छा चलिए। मैंने आपको एक लाइन में कहा संदीप जी, मैंने एक लाइन में कहा कि चिराग पासवान के ही आपके बयान में कई विरोधाभास है। एक आपने अभी उनसे पूछा लेकिन आपने वहां तक नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर जो प्राप्त कर चुके हैं, जो संपन्न दलित है, उनको छोड़ देना चाहिए, इंप्लीमेंट करें चिराग पासवान। अब बिहार से क्या वास्ता चिराग पासवान जी को? बिहार में आए हैं, काम कर रहे हैं, जीते हैं, पिताजी का नाम ले रहे हैं, वही चलेगा। अब ये सीधे अटैक करते। देखिए सबसे बड़ा बात है, जाति आधारित गणना के सवालों को अगर उठाएंगे तो देवगौड़ा जी के शासनकाल में, जिसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी थे, शुरुआत हुई, अल्पकालीन सरकार थी, फिर देवगौड़ा जी की सरकार के बाद चले आई, वाजपेयी जी की सरकार आ गई। लेकिन सब लड़ाई तब जोड़ी हुआ जब 11 में, तो 11 में सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी, शरद जी सब मिलकर के जब अगली पंक्ति में खड़े होकर के जाति गणना की पुरजोर मांग उठाई, तो 3 जातवाद का टाइटल दिया गया अखबारों में। जातीय मानसिकता किनकी थी? लेकिन आखिरकार स्वीकार किया प्रणब मुखर्जी दा ने, बजट का प्रबंध भी किया। ये बात सही है कि 14 तक ये नहीं जारी हो चुका, लेकिन जारी हुआ तब जब मरहूम जेटली साहब ने जारी किया, सत्ता भाजपा की आई, नरेंद्र मोदी जी। उसमें भी जाति सिर्फ छिपाए आर्थिक गए, सर्वे, लड़ाई वहां से शुरू हुई। उसमें सामाजिक सर्वे लड़ाई नहीं पहले था। भी नहीं थी। नहीं, पर आपने जानकारी दी, पर आधी अधूरी दी शक्ति भाई। एक सेकंड। 51, 61, 71, 81, 91 और नहीं, नहीं, 2011 लागू क्यों नहीं हुई जाति जनगणना? वो तो लागू किया मोदी सरकार ने। आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। नहीं, एक बात सुनिए ना, एक बात सुननी पड़ेगी। जो लोग 4 जाति कहते थे, जो लोग जाति को लात मारने की बात करते थे, अरे बदसूरते हाल जब देश के सामने पीपल डोमेन में आया कि दिहाड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है, वो कौन जाति के हैं? सीवर साफ करने वाले कौन जाति के? एक कमरे में रहने पर मजबूर है, वो कौन जाति के? आंकड़े सामने आए। कौन लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते? ये आंकड़े आए और हम लोगों ने इन मांगों को जोड़ पक किया। जो लोगों ने इसको जातिवाद उन्माद की बात दी, आज बैठ करके चिराग पासवान प्रवचन दे रहे हैं। क्या कहा था इन्होंने? जाति गणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ राग मिला रहे हो, अभी भी दोहरी राजनीति कर रहे हो। लेकिन सवाल जब सामने आया और हम लोगों ने कहा, आप याद करिए, आपने चलाया था अपना लालू जी का ट्विटर हैंडल, हम कान पकड़ के करवाएंगे इन संघियों से,
हुआ, सारे महागठबंधन के लोगों ने समर्थन किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जो नजीरें पेश हुई, तो बिहार में नजीर क्यों पेश हुई? तेजस्वी जी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, ये हमारी नीति की जीत है, ये सामाजिक न्याय विचारधारा की जीत है, और ये जीत को लेकर करके हम पहले से संघर्षरत हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो। और जब हमने लागू किया, इसे हम सामूहिक फैसला क्यों ना मान ले कि विपक्ष की भी भूमिका है और सत्ता पक्ष ने इसे लागू किया, क्रेडिट की होड़ लेने की लड़ाई क्यों चल रही है? नहीं, यहां क्रेडिट का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग तालिबानी कहे, जो लोग नफरती कहते थे, जो जातीय हिंसा में ढकेलने की बात करते थे, जो उग्रवाद से जोड़ते थे, उन लोगों को आखिरकार झुकना पड़ा, उल्टी करके वापस खुरमे मुंह में लेना पड़ा, अपने वचनों से भागना पड़ा। संदीप जी याद रखिएगा, आज मैंने कहा है, आज चैनल से बात करते मैंने कहा कि लड़ाई शुरुआत है, अभी टाइम बताओ कब करोगे, बजट का एलोकेशन करो, और उसके बाद में इन बातों को जब लागू करोगे लड़ाई होगी। 90% देश के अंदर में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा, जिस तरह से दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, पिछड़ों के लिए सीट का आरक्षण आपको पार्लियामेंट और विधानसभा में हमारी पार्टी की मांग है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कल भी तो कहा, वो तो आपने 75% किया तो था जब आप सरकार में थे। 65% जमा ईडब्ल्यूएस का 10%, 75% आरक्षण किया तो, पर लागू हो पाया क्या? रोक दिया अदालत ने? नहीं, वही नहीं, अभी पूरी बात मैंने की नहीं। हमने कहा कि हम पार्लियामेंट के सीटों में भी आरक्षण लेंगे, जातियों के आधार देना पड़ेगा पिछले अति पिछड़ी जातियों को। हमने तो बिहार में जाति आंकड़े जो हमारे आए उसके आधार पर हमने आरक्षण बढ़ाई, 9वीं अनुसूची में डालने की बात आई, तो इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं करेंगे। भाई नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन पकड़ लिया, वहां जाकर के भी नहीं करा पाए, कोर्ट में चले गए। जाति गणना जब बिहार का जाति सर्वे हो रहा था, पटना हाई कोर्ट में कौन गया था? भाजपा के लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? भाजपा के लोग गए थे। भारत सरकार के वकील किसने उतारा था? भारत सरकार ने उतारा था। लेकिन उसके बावजूद भी साइंटिफिक डाटा राज्यों के पास हो, ऐसा जब आया निर्णय तो चुप करे कि हम भी किया। आप तो प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए गए थे, आपके मंत्री भाग गए थे, क्या बयान दिए थे? आपके जो बैठा हुआ 2 नंबर का डिप्टी सीएम बिहार में, 1 नंबर वाला तो सम्राट है और 2 नंबर वाला विजय सिन्हा है, वो क्या बोल रहा था उस समय? वो कह रहे थे कि नहीं, वो कह रहे थे कि जातीय हिंसा बढ़ेगी। अरे भैया, आप खाओगे, लोग बैठे रहेंगे? नहीं, हमने कहा कि सिर्फ आरक्षण ही नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी तब मिलेगी जब जातीय गणना का सारा रपट, अरे जनगणना होगा उसमें जातीय राजनीतिक हिस्सेदारी आप भी देंगे, आरजेडी भी राजनीतिक हिस्सेदारी देगी या परिवार की हिस्सेदारी बढ़ती रहेगी? खैर वो अभी अलग विषय है। लेकिन सौरभ मालवीय है, जो बात यहां पर शक्ति यादव कह रहे हैं, जिनको अर्बन नक्सली कहते थे, एक मिनट रुकिए ना शक्ति भाई, जिनको अर्बन नक्सली कहा करते थे, तालिबानी सोच बताई जा रही थी, जातिवादी फिरका परस्त ताकतें जिन्हें बताया जा रहा था, अब वही काम आप कर रहे हैं। संदीप जी, आजाद भारत में लंबे समय तक जाति आधारित तुष्टीकरण करने वाले अब दावा करेंगे तो ये बड़ी हास्यास्पद है। अच्छा, वैसे लोकतंत्र है, उनको करना भी चाहिए। और फिर से एक बात मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, जात आधारित तुष्टीकरण अब नया लेके आए हैं। अब जरा सा दूसरी बात, 2014 में भारत के सामने एक नया चित्र आया, और वह चित्र था न जातिवाद न धर्मवाद, केवल और केवल एक ही वाद, वह है विकासवाद। अच्छा, उस विकासवाद के आधार पर यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। अच्छा, जातिवाद नहीं बढ़ेगा, अब जाति जनगणना होगी, जातियों की संख्या पता लगेगी, इसमें कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई विवाद भी नहीं होगा। संदीप जी, इस बात को नहीं, जाति की तुष्टीकरण लेके आएंगे, मजहब की तुष्टीकरण लेके आएंगे, तो नया एक टर्म लेके आएंगे तो विवाद करेंगे। नहीं, लेकिन मैं क्या कहने वाला हूं, तो सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सुनिए सुनते हैं, सुनाइए ना, आप अपनी बात सुनाइए प्लीज। पहला, 2014 में देश ने देखा
कि जाति पंथ और धर्म से हटके विकासवाद के तरफ बढ़े और देश बढ़ रहा है, तो पहला काम सामाजिक न्याय की नींव मजबूत करने का यह वक्त जिसमें देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो सदन में भी और बाहर भी कहे कि समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा और जब आएगा तो यह ऐतिहासिक फैसला निर्णय देश के सामने समर्पित होगा। और गृह मंत्री का यह कथन पूरा हो गया और जिस पर चर्चा की जा रही है, और इनके पेट में पुनः दर्द शुरू हो गया। तीसरी बात, योजना आयोग की नीतियों का स्पष्टीकरण, स्पष्ट दृष्टिकोण कि नीतियां विकास के लिए बनती हैं, तो जाति आधारित ये बातें और जो कमजोर वो तो समझ, वो बढ़िया है, आपने अच्छा एक प्रोफेसर की तरह है ये बात तो समझा दी। अब मुझे ये तो समझाइए, अरे सुनिए ना सौरभ भाई, 26 अगस्त 2024 पिछले साल योगी आदित्यनाथ कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, मतलब जातियों में बटेंगे कह रहे थे ना, इसको तो और साफ कर दिया। बिल्कुल नहीं सर। अरे सुनिए तो फिर भाई, अरे सुनिए तो सही, अरे प्लीज सुनिए तो, देखिए, अरे सुनिए तो। उसके बाद 6 अक्टूबर 2024, 1 महीना 10 दिन बाद, मोहन भागवत सर संचालक, साफ किया उन्होंने, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। जातीय विवाद, तो जात की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, यही तो कह रहे थे आप लोग। हिंदू को हिंदू रहना चाहिए, जातियों में ना बट जाए, 2024 जैसे नतीजे ना आ जाएं। अब आप जातियां गिनने लगे। बिल्कुल नहीं संदीप जी, यहाँ आप गलत कह रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा। वास्तव में सरकार नीति का अर्थ क्या है, योजना आयोग की नीति का कार्य क्या है? जाति आधारित विषमता नहीं, जात आधारित जहर नहीं, जात अर्थात विकास। अच्छा, आप जो करते हैं, आप जो करते हैं वही संस्कार हैं, बाकी तो सब नौटंकी करते हैं। आप जातीय जनगणना अब लेकर आएंगे तो अब सही मायने में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होगा। पहले जो मांग कर रहे थे वो अर्बन नक्सल थे, वो राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे थे, आप देश हित में कर रहे नहीं हो। संदीप जी वास्तविक रूप से जो नीडी लोग हैं, जिनके सपनों को साकार करने के लिए और उनको मूलभूत जरूरत को देने का कार्य जो मोदी सरकार कर रही है, इस साहस को सलाम, इस साहस को प्रणाम कि वास्तव में हिम्मत बना के लेके ये पहले कहां गया था? 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे हम नहीं कराएंगे, हलफनामा दे रहे थे, तब तो सामाजिक समरसता बिगड़ रही थी, ताना बाना उधड़ रहा था। वो जाति आधारित तुष्टिकरण के खिलाफ बात थी, यहां पर जाति आधारित विकासवाद की बात अच्छा, है। वो तुष्टिकरण था, ये विकास है। एक सेकंड, सुखदेव भगत साहब, आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, ये बीजेपी यहां पर स्टैंड ले रही है, हम विकास की बात कर रहे हैं, उनका दावा ये है। संदीप जी मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। मैं एक बात इन्हें कह दूं, सौरभ जी की बात मैं सुन रहा था, एक कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आज आपको भी मालूम है भारत में कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी, इसमें कोई बट नहीं है। और आज राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता, उन्होंने ताल ठोक के पार्लियामेंट में कहा था, उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना मैं करा के रहूंगा और यही कराऊंगा, इसी सत्र में कराऊंगा। आज एक जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, और क्यों बनी मैं आपको बताऊं, यही मोदी जी, प्रधानमंत्री जी एक है तो सेफ है, योगी जी तालिबानी सोच है, और तो और 2021 में इन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, इनकी ये मंशा है। लेकिन मैंने कहा कि देश की आवाज और जो वंचित वर्ग है, एक सामाजिक न्याय के तहत राहुल गांधी जी संविधान बचाओ के माध्यम से उन्होंने एक प्रतिबद्धता दिखलाई है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो मैं थोड़ा सा भूल गया, 1947 से जब से देश आजाद हुआ, आपने कितने साल राज किया है देश पर कांग्रेस ने? निश्चित रूप से देखिए, मैं थोड़ा भूल गया, क्या 55 के करीब साल थे? मैं 1931 में और पीछे जा रहा हूं। नहीं छोड़िए ना 1931 को, वो मेरे दर्शक जानते हैं, छोड़िए। 1947 जब से देश आजाद हुआ तो 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में और 2011 में सेंसस हुए। 2011 में आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो कराया,
ये इतनी संवेदनाएं थी, पिछड़ों के प्रति इतना अथाह प्रेम था, कौन रोक रहा था आपको? मंडल आयोग तो आपने वो डस्टबिन में डाल दिया था, डाला था कि नहीं? 11 साल तक कोई उसके सुध लेने वाला नहीं था। संदीप जी, हर व्यवस्था परिस्थिति का गुलाम होता है। हाँ। परिस्थिति जन निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं बहुत पुरानी बातों को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, परिस्थिति जन अगर निर्णय लेने होते हैं तो परिस्थिति जन निर्णय ले लिया मोदी सरकार ने, जो आप कभी नहीं ले पाए। नहीं, निर्णय नहीं लिया उन्होंने, व्यवस्था में उन्हें लेना पड़ा। निर्णय लेना में स्वाभाविक रूप से निर्णय लेना और व्यवस्था में निर्णय लेना में फर्क है। मैंने कहा, लगातार आपने देखा होगा, इन्हें लगा कि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे वो सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, और इसलिए मैंने कहा ये व्यवस्था में मोदी जी ने निर्णय लिया। बहरहाल हम फिर भी स्वागत करते हैं। एक बात, अगर इनकी नीयत साफ है, ये टाइमलाइन बताएं। चिराग पासवान जी बोल रहे थे अभी, बजट का प्रावधान करें और जो उनका हक है उस हक को ये देने का फेयर प्रयास पॉइंट करें। है, फेयर मैं पॉइंट है आज भी आपका। कहना एक सेकंड चाहूंगा। मलूक नागर साहब, पर झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने झुका दी सरकार। जिस बात को पहले अनसुनी करते थे, फिर हंसते थे, फिर लड़ते थे, अब मानने को तैयार हो गए। देखिए संदीप जी, पहले तो जो ये जीत बता रहे हैं आरजेडी वाले कि हमारी पुरानी मांग थी और जीत हमारी है, तो ये तय करें कि कांग्रेस के कार्यकाल में आरजेडी भी, जेडीयू भी, सपा भी, बसपा भी और आरएलडी भी मांग करते रहे, कांग्रेस ने नहीं करी, तो ये क्या कांग्रेस की हार है आज, ये कांग्रेस की जीत है? एक बात। दूसरा, 17वीं लोकसभा में 2019 से 24 तक, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते थे, मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, इतने मैंने पिछड़े मंत्री बनाए, तो इसका मतलब क्या वहां से चोरी करके ये इस जाति जनगणना पे, पिछड़ों पे, दलित पे पहुंच गए? क्या राहुल गांधी कहते थे मेरी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था तो वहां दलितों के और पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ? तो क्या प्रधानमंत्री जी की नकल करके ये लोग इस बात को मलूक मानते भाई, हैं मलूक कि जो भाई, आपने पूछा आप भी इतने कांग्रेस बड़े सांसद सुनिए ना। से, 60 साल में क्या ये धोखा देते रहे पिछड़ों को और दलितों को? आप लोगों ने कही, और आज अगर वो भाई, अगर इनमें दम था, इतने वरिष्ठ हैं, सुनिए ना। संदीप जी खत्म करने दो। हाँ, करिए। संदीप जी, अच्छा। एक लाइन बस। हाँ, एक लाइन। अगर इनमें दम था तो 2011 में 4800 करोड़ 5000 करोड़ खर्च करके इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं करा? और एक चौधरी चरण सिंह जी की सोच जो थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वो करा है, और एक सब जातियों का नेता ऊपर निकला है जो पिछड़े समाज से है, माननीय प्रधानमंत्री, और एक ऐतिहासिक काम करा है। अरे तो धन्यवाद दो, सवाल पूछ लूं। अपने 60 साल में तुमने शोषण करा पिछड़ों का, दलितों का। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि कितने दलित मंत्री बनाए, कितने पिछड़े मंत्री बनाए, 29 थे और बड़ी तादाद थी। तो आप ये बताइए, 2017 में बड़ी ताल ठोकी सरकार ने, पिछड़ा आयोग हमने बनाया, जी रोहिणी आयोग बना, 21 एक्सटेंशन भी दी गई, उसने अपने जो भी फाइंडिंग्स थे वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? क्यों दबाए बैठी है सरकार? 2-4 जातियां ही सारी मलाई काट रहे हैं, 983 जातियां, एक दाखिला नहीं, एक नौकरी नहीं। ये गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, यही जो सिलेक्टिव पोर्शंस उसके लीक हुए हैं उसके आधार पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बात तो आप बताते नहीं। कल तक कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, आज आप बताने लगे हमने कमाल कर दिया। ये राजनीतिक दांव पेच आजमा रहे हैं। एक साथ करोगे, जवाब ले ना बीच में भी। लो ना, दो ना, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करोगे, जवाब ले ना। सवाल एक ही है, सीधा मंशा पर सवाल है। लॉ जस्टिस स्टैंड सीधा मैं जवाब दे रहा हूं। मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में जहां देश के आंकड़े आते हैं 1947 से, उसमें मैं बहुत काम किया है। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री का मंत्रालय और कानून मंत्रालय जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में आता है, दलितों के, पिछड़ों के पद खाली पड़े रहते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी भी कुछ खाली हैं।
अरे ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत जो पिछड़ों का और दलितों का करा है, ये मूवमेंट चालू हो गया। माननीय इनमें भी तो क्रीमी लेयरी मलाई काट रहे हैं, क्रीम काट रहे हैं। अब कोई कुछ कहता रहे, अरे कुछ चुनिंदा लोग इसका फायदा उठाते रहे, दलितों के पिछड़ों की वोटों का जमाना गया। अब तो जो करना था नरेंद्र अब मोदी जिसकी ने जितनी कर हिस्सेदारी दिया। उतनी भागीदारी, कांग्रेस अब वो वाला देखती हाल हो रह जाएगा। गई। ये राजनीति का ये चेहरा भी आएगा कि हमारे अरे 3% तो 3% नौकरी हमारी। ये देश मजबूत होगा कमजोर होगा? अब मैं थोड़ा और गंभीर सवाल पूछ लेता हूं मलूक भाई। हाँ, मैं बता रहा हूं, 60 साल तक शोषण करते रहे पिछड़ों का भी, दलितों का भी, जमाना गया। आने वाले समय में ये जनगणना होने दो, महिलाओं का आरक्षण भी, सीटों पे आरक्षण भी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस तरह टिकटों में भी, विधानसभाओं में भी, लोकसभा में भी। अब ये मूवमेंट चल गया और आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ भी कहना, अब ये चल गया, ये पहिया ऐसा जाएगा, घुमा है, अब तो ये उसका पहिया दूध रुकने वाला नहीं है। तो ये जो जाति जनगणना पर घमासान है, जनता किसका एहसान मानेगी? भाई लड़ाई तो विपक्ष लड़ रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन लागू किया है फैसले को नरेंद्र मोदी ने, इसमें भी कोई राय नहीं। 94 साल पहले हुई थी ना जाति जनगणना 1931 में, तब हम आजाद भी नहीं थे। देखिए जनता किसका एहसान मांगे, इसको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लाए थे, और कैसे लाए थे? अचानक लाए थे। हाँ, और वो भी राजनीतिक मजबूरी थी। वो भी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि अगले दिन रैली होनी थी देवीलाल को चेकमेट करना था, काशीराम जी की और चंद्रशेखर जी की। श्रेय बीपी सिंह को मिलना चाहिए था, मिला श्रेय, लेकिन फायदा किसको मिला? गद्दी चली गई। गद्दी चली गई, फायदा मिला उनको मुलायम सिंह को यूपी में, मायावती जी को मिला, और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार को मिला। शत्रप पैदा हो गए। हाँ, ये भी मतलब अचानक आया है। जाति जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा था और सरकार तो हीला वाली कर रही थी। हाँ, कहीं भी मतलब सरकार तो सीधे सीधे मना कर रही थी, इसमें कोई बात थोड़ा है। और अचानक जो है ये फैसला हो गया, तो जाहिर है लागू किया। मतलब मंडल कमंडल दोनों को साधने की कोशिश की, हिंदू भी बनाए रखेंगे और आप जातियों में बंटना चाह रहे हैं, तो चलिए हम आपकी जाति की जो मांगे हैं वो हम भी करते हुए दिखाई देंगे। है, लेकिन जो हिंदुत्व का छाता है ना, उसके नीचे जो जातियों की तीलियां है ना, वो ना बिखर जाएं। हाँ, ये खतरा बहुत बड़ा। ये खतरा था ना, उसी खतरे को खतरा और है अभी भी बरकरार है। ये शेर की सवारी है। अब पहचान देखिए, संघ का पूरा हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसको वो भले वो हमारे मालवीय जी बार बार विकास की जाति और तुष्टीकरण। अरे भाई सीधा सीधा बयान है ना सरसंघचालक का, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर। उनका तो अब जातीय विवाद मिटेंगे थोड़ा, ये तो और बढ़ने वाले हैं। उनकी पूरी हिंदुत्व की राजनीति का मकसद ही है कि पहचान हिंदू की होनी चाहिए, समझे? अब इसमें पहचान आपके लिखित रूप में जाति की हो जाएगी, नहीं और प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि अब अभी तक तो कुछ जातियां मौज काट रही थी। भाई अनुसूचित जनजाति में मीणा आप जहां देखिए IAS IPS वो हैं। अब बाकी अब जब गिनेंगी, जब अनुसूचित जनजाति में भी जातियों का लेखा जोखा लिया जाएगा, तो पता लगेगा कौन ज्यादा ले रहा है और कौन कम ले रहा है। उसमें भी उपजातियां भी आएंगी। एग्जैक्टली, उपजातियां भी आएंगी, और उसमें उनकी पूरी हिस्सेदारी कितनी है, क्या स्थिति है, क्योंकि ये बड़ी डिटेल जनगणना होगी। उसमें आप फला जाति। पृथ्वीराज पटेल हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जाति जनगणना का हाल महिला आरक्षण की तरह होगा, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। महिला आरक्षण का हमें नहीं पता कब लागू होगा, कानून बन गया है। उसके लिए पहली शर्त है जनगणना, परिसीमन। और अब इसमें भी परिसीमन से पहले हो जाएगी ये जाति जनगणना की नहीं होगी, हमें नहीं मालूम। पहली बात तो पहले तो जो आपने सवाल उठाया कि बजट पहले बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 500 करोड़ में 550 करोड़। डेडलाइन क्यों नहीं दे रही सरकार? और डेडलाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना तो लगातार टलती जा रही है। अभी 25 आज हम बैठे हुए हैं, अप्रैल में, मई में बैठे हुए हैं। अगर आज से शुरू कर दें तो भी 1 साल से कम नहीं लगेगा पूरे देश की जनगणना। और परिसीमन 26 में ही होना है। परिसीमन 26 में होना है। उसके बाद फिर जो है आपका सीटों की संख्या बढ़नी है, फिर महिला आरक्षण लागू होना है। हाँ, तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सब कुछ ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा कि ठंडे बस्ते में तो अब नहीं जा पाएगा। नहीं, ठंडे बस्ते मतलब टाइम बाइंग 2-3 साल की। अभी टाइम बाइंग हो सकता है, लेकिन ठंडे बस्ते में अगर सरकार डालेगी तो मुश्किल होगा। फिर जो श्रेय लेना चाहती है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर विपक्ष और उसको दबा। अभी फौरी तौर पर देखा जाए तो बिहार सद गया है क्या? देखिए बिहार, मुझे लगता है बिहार को अभी आज की तारीख में जो रिपोर्ट्स हैं, बिहार में अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन कंफर्टेबल स्थिति में है। चिराग पासवान भी उसमें है। ये बिहार से आगे की चीज है। ये बिहार से आगे की चीज है, क्योंकि इसके बाद जब कल आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने
आगे की बात की, टाइमलाइन की बात की, और साथ में कहा कि निजी जो शिक्षण संस्थान है उसका जो फैसला हो चुका है संवैधानिक संशोधन 15/5 का 15/5 का है वो लागू किया जाए। फिर ये निजी क्षेत्र में आरक्षण पे भी जाएगा मामला, ये 50% की सीमा पे भी जाएगा, ये यहाँ नहीं रुकने वाला है खाली जनगणना तक। ये मामला जैसे मंडल, ये आरक्षण का शेर पिंजरे से निकल गया पूरे तरीके से। पहले तो 50% जिनका जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो राजनीति का एक और बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। और जो राजनीति एक बड़ा फैसला लेता भी है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया विनोद अग्निहोत्री ने यहाँ पर। मंडल आयोग लागू किया वीपी सिंह ने, वीपी सिंह की सत्ता चली गई, वो हाशिए पर चले गए, राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। आने वाला वक्त क्या कहता है, चर्चा तो होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।